कैपिटल स्पोर्ट्स फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ मैं नवीद खोखर। प्रोग्राम में आज बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के सनसनीखेज मैचेस के हवाले से। और सनसनीखेज मैचेस फीफा के जारी हैं और राउंड ऑफ 32 के अंदर महज 10 टीम्स के जो मैच हैं वो बाकी हैं। देखना होगा कि ये मैचेस कौन सी टीम जीतती है, राउंड ऑफ 16 के लिए, प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। और अब तक के जो मुकाबले हुए हैं उन पर हम अगर बात कर लें तो पिछले हफ्ते में और इन दिनों में जो मुकाबले चले उसमें बात करें तो बेल्जियम ने सेनेगाल को 3-2 से शिकस्त देके प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से शिकस्त देके प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका और बेल्जियम का मुकाबला है और ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। और इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से शिकस्त देके प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और मैक्सिको ने इक्वाडोर को शिकस्त देकर 40 साल के बाद जी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। और देखना होगा कि मैक्सिकन्स के यहाँ जो जश्न हुआ उसमें 3 लोग अपनी जान से भी किए। 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो मैक्सिको की सड़कों के ऊपर आ गए और इतना ही ज़्यादा हुल्लड़बाजी हुई, इतनी ज़्यादा आतिशबाजी हुई कि लोगों के दम घुटने से 3 लोग अपनी जान से गए। और मेयर मैक्सिको ने ऐलान किया है कि आप जश्न ज़रूर मनाएं और लेकिन वो एक ज़िम्मेदारी की हद तक होना चाहिए और ज़िम्मेदारी भी ज़रूर अदा होनी चाहिए। इस पर बात करेंगे। और फ्रांस ने स्वीडन को शिकस्त दे के क्वार्टर फाइनल के लिए प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और इसमें एम्बापे के 2 गोल हैं, बड़े शानदार हुए। और एम्बापे फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले अब नंबर 2 के ऊपर मौजूद हैं। इस पर भी बात करेंगे। और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से शिकस्त दे दी है। और आज बात करेंगे मराकेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड को शिकस्त दी। बड़ा कमाल का मैच है ये, नीदरलैंड वर्सेस मराकेश। और मराकेश के अंदर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ जश्न का समा था और गवर्नमेंट ने भी और लोकल गवर्नमेंट्स ने भी वहाँ पे जश्न का ऐलान किया। और स्पेशली बात करेंगे मराकेश का जो मुकाबला है, अगला मुकाबला वो राउंड ऑफ 16 के अंदर कनाडा से होने वाला है। और कनाडा आई थिंक मराकेश के मुकाबले में थोड़ी सी हल्की टीम है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। और ब्राज़ील ने जापान को 2-1 से शिकस्त देके क्वार्टर फाइनल के लिए प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और ब्राज़ील यकीनन जापान एशियन नंबर 1 टीम और उनका जो मैच हुआ गोगे कुछ दिन गुजर गए उस मैच के ऊपर, लेकिन आज हम उस पर भी बात भी करेंगे। और जर्मनी आउट हो गया जी वर्ल्ड कप से और जर्मनी के आउट होने की वजह पैराग्वे था और पैराग्वे ने भी जश्न का ऐलान किया उनकी गवर्नमेंट ने और पैराग्वे ने जर्मनी का आउट क्लास कर दिया। इस पर भी आज बात करेंगे। और ईरान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अमेरिका फीफा के जो रूल्स हैं उसमें रद्दोबदल करता है और स्पेशली टीम्स को लेके मुख्तलिफ रूल्स को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यूटिलाइज़ किया जाता है। आज इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। जमशेद अनवर राना साहब हैं और साबिक फुटबॉलर हैं, साबिक कीपर हैं, पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अजमल हमारे साथ मौजूद हैं और अजमल एक्सपर्ट हैं फुटबॉल के। अजमल खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में, थैंक यू सो मच। जमशेद भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन। और बड़े ज़बरदस्त किस्म के मैचेस फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैचेस राउंड ऑफ 32 में जब हमने अपने शो में लास्ट वीक में हमने बात की थी तो बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे मैचेस के ऊपर हमने बात की थी। रिजल्ट्स आलमोस्ट सेम है छोड़ के 1 या 2 मैचेस के रिजल्ट को जो चेंज हुए हैं, जिसमें हम अगर नीदरलैंड और मोरक्को की बात कर लें, जिसमें हम अगर जर्मनी की पैराग्वे के साथ मैच की बात कर लें। बट सर सबसे पहले बेल्जियम के मैच की बात करते हैं। बेल्जियम वर्सेस सेनेगाल ये मुकाबला हुआ और 2-3 से ये मैच बेल्जियम ने जीता है। कैसे देखते हैं इस मैच को? सेनेगल की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2 गोल से लीड पे थे वो, लेकिन सेकंड हाफ में जो बेल्जियम का अटैक था उस पर वो कंट्रोल नहीं कर सके और लुकाकू का जो फर्स्ट गोल था और उसके बाद जो दूसरा गोल किया उसके बाद टोटली मैच का जो सिनेरियो चेंज हो गया। और मैच 90 मिनट्स का जब बराबर हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम पे गया, तो एक्स्ट्रा टाइम के सेकंड हाफ के लास्ट मिनट में जाके जो पेनल्टी मिली है उसको बेल्जियम ने अवेल किया और मैच बहुत क्लास का हुआ। इसको मैं वर्ल्ड कप के बेहतरीन मैचों में से एक मैच कहूँगा और अच्छा फुटबॉल देखने को मिला। और सेनेगल की टीम थ्रू आउट उन्हें बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ का कि 2 गोलों की लीड्स के बाद आखिरी 15 मिनट में जाके वो 2 गोल उतरे और फिर एक्स्ट्रा टाइम में जाके उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अच्छा ये अजमल आप पूरे मैच में विन जा रहे होते हैं, फुटबॉल गेम ऐसी है अगले आखिरी 15 मिनट ने आपकी पूरी गेम पलट दी। ऑलमोस्ट आपने 75 मिनट अच्छी गेम खेली 90 मिनट्स की इस गेम के अंदर और उसमें जो
आखिरी मिनट थे उसमें भी आपकी कुछ गलतियां की। गलतियां कहाँ पे देखते हैं सेनेगाल की टीम की? वो 15 मिनट की गलतियां जो उन्हें भुगतनी पड़ी। और अब बेल्जियम है वो खुश हो रहा है, सेलिब्रेशन चल रही है सेनेगाल के अंदर जैसे सफ़े मातम है। जी हाँ बिल्कुल नवीद भाई, आप ये देख लें कि बेल्जियंस जो है वो यूरोप में फुटबॉल खेलते हैं और उसके अंदर मैक्सिमम सियाफम भी फुटबॉलर्स हैं। आप देखें डोकू है, लुकाकू है, उसके बाद एक दो और खिलाड़ी भी हैं, टेलीमेंस जिन्होंने स्कोर गोल किया। तो आपके ओपोनेंट जो सेनेगालियंस थे वो आपके अफ्रीकन प्लेयर सारे के सारे, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, जो उनकी हिकमत अमली थी, उस हिसाब से उन्होंने गोल स्कोर भी कर लिया स्टार्ट में ही। उनकी फॉर्मेशंस देखें आप, उन फॉर्मेशन के मुताबिक वो पूरे उतरे उनके स्ट्राइकर्स ना। और इस्माइल सर ने भी गोल कर दिया, फिर उसके बाद उनका जो पहला गोल स्कोर हुआ वो भी देख लें आप। तो 2-0 लीड के साथ आप फुटबॉल के अंदर द गेम ऑफ नर्व्स है, ये द गेम ऑफ नर्व्स कहा गया है इसको, क्योंकि ये भी असाब शिकन गेम है और खेल है। इसमें आप किसी भी लम्हे कुछ भी करने की सलाहियत जो खिलाड़ी रखते हैं ना, वो पांसा पलटने की भी सलाहियत होती है। आप लुकाकू के अंदर ये सलाहियत थी जो उन्होंने उसको डाला। और फिर वो जिस तरह जमशेदी ने बताया कि वो जो टाइम है 90 मिनट्स का टाइम, पहले 5 मिनट, बीच के 20-25 मिनट, फिर आखिरी पहले हाफ के आखिरी मिनट्स, इसके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज आप मैक्सिमम गोल्स देख लें एक्स्ट्रा टाइम्स के अंदर भी, और उसके बाद एडिशनल स्टॉपेज टाइम के अंदर भी आप देख लें कि गोल स्कोर हुए हैं। और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि भाई ये हो जाएगा, लेकिन आप वो गेम ऑफ नर्व्स है, उन्होंने अपने इतने टैलेंटेड, इतने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर फुटबॉल खेल रहे होते हैं, इतना एक्सपीरियंस है, आपकी जो लीग्स हैं उनकी डोमेस्टिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो इतना प्लेयर फुटबॉल खेल के आया हुआ होता है। और उसके बाद जो उनकी आप देख लें कि आप डोकू को देखें, डोकू उनका वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर है और बड़ा ही की प्लेयर है। आप एक मैच वो छोड़ के चला गया, उसके यहाँ बेटे की उसकी पैदाइश हुई तो वो चला गया, जब उसके कोच ने भी और उसके ऑफिशियल सारों ने उसको कह दिया, लेकिन पीछे टीम बेंच पे उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब यही टीम आप देख लें कि यही मैच आप जापान और ब्राज़ील का देखें, उसमें भी बेंच इतना स्ट्रॉन्ग है ब्राज़ील का कि जैपनीज़ को भी उन्होंने बिल्कुल भी, अब मैं जैपनीज़ को कह रहा हूँ, दाद देता हूँ कि आप जो उनके जो कोच हैं वो भी अब रिज़ाइन कर गए हैं, और बहुत से और कोच चेक रिपब्लिक के प्लेयर कोच रिज़ाइन कर गए हैं। और भी तो ये सेनेगाल की टीम के साथ मैं कह सकता हूँ किस्मत की देवी मेहरबान नहीं थी उन पर। 2-0 की लीड लेने के बाद 3-2 का स्कोर, और ये कह सकते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ बेल्जियम की टीम है। और मैं इसी पे बात करना चाह रहा था अजमल, ये हम क्योंकि खुद स्पोर्ट्समैन हैं और हम लोग जब ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं तो हम देखते हैं कि आप अपने आप पे कंट्रोल अगर रखते हैं तो आप कुछ भी कर लेते हैं, आप गेम का पांसा पलट सकते हैं। बट यहाँ फीफा वर्ल्ड कप की बात हम करें तो प्रेशर गेम होता है, बहुत हाई लेवल का वोल्टेज गेम आता है, हाई वोल्टेज गेम होता है ये। बट आप कैसे सेनेगाल ने जिस तरह पूरे में फिर बात करूँगा कि 90 मिनट की इस गेम के अंदर ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम गेम उनके कोर्ट में रही और वो उन्होंने कंट्रोल रखा गेम के ऊपर। आप फुटबॉल के अंदर कैसे आखिरी 15 मिनट के अंदर भी आप गेम को बदल देते हैं? कितना मैं समझता हूँ कि कितना मोमेंटम चाहिए होता है उस प्लेयर को, उस गेम, उस टीम को, जैसे बेल्जियम की हम बात करें, कितना मोमेंटम इनके पास होगा कि इन्होंने आखिरी 15 मिनट के अंदर गेम का पांसा पलटा और फिर आप मैच भी जीते। सेनेगाल ने जो अपनी लीड ली 2-0 की, उसके बाद उनकी स्ट्रेटेजी जो मुख्तलिफ थोड़े से डिफेंसिव भी हुए। सादियो मानू को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था कुछ, देखें एक मेन की प्लेयर होता है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है कि इसको ब्लॉक करना है, लेकिन जो उसके साथ के इस्माइल थे उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, वो गोल स्कोर भी कर गए। तो आखिरी 15 मिनट्स के अंदर जो देखने में आया कि आपने लुकाकू को कहाँ ब्लॉक किया, आपने टेलीमेंस का कहाँ पे ब्लॉक किया, केविन डी ब्रुयन थे और 2 प्लेयर्स थे, तो आपने कहाँ ब्लॉक किया। इससे पहले आप देख लें कि आपने बेल्जियम ने जो पहला मैच, आखिरी मैच जो अपने राउंड में जीता है, तो आउटस्टैंडिंग था, बेहतरीन खेली है और उसने कंफर्म किया अपने राउंड ऑफ 32 के लिए। ठीक है। तो आपने देखा होगा, आपके ही इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे कि तीसरे नंबर की रैंकिंग की टीम के अंदर बेल्जियम नीचे आ रहा था, सेनेगल भी नीचे आ रहा था। आर यू रिमेंबर? मैंने कहा था कि ये तीनों जो नीचे आ रही है खतरनाक टीमें हैं, आप इनसे कुछ भी कहना कबल वक्त हो गया, इनसे ये नहीं कह सकते कि ये हल्की टीमें हैं। अब जख्मी शेर साबित हुई हैं, ये टीमें जख्मी शेर साबित हुई हैं। सेनेगल भी राउंड ऑफ 32 में गया, बेल्जियम ने जीत लिया, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बोस्निया हर्ज़ेगोविना थी वो भी अपने ग्रुप की तीसरे नंबर की टीम थी,
उसने भी एक सरप्राइज दिया था, लेकिन राउंड ऑफ 32 है, सडन डेथ है, डू एंड डाई है, हर चीज़ आप नॉकआउट के ऊपर जा रहे हैं। अगले आने वाले मैचेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी तक माहिरीन तो यही कह रहे हैं कि फ्रांस जो अनबीटेबल है, फ्रांस भी बीट होगा। अच्छा, बीट होगा फ्रांस। चले माहिरीन कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं वैसे? जी मैं कह रहा हूँ, मैं नजर आई है मुझे, वो कह रहे हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस भी वास्ट मार जाता है प्लेयर्स के अंदर। मैंने देखा अभी 3-0 से जीती है, नो डाउट, कंप्लीट टीम है उनकी, कंप्लीट टीम है, कंप्लीट टीम है, तो इसका मतलब है कि कोई और भी कंप्लीट टीम है जो बीट कर सकती है। तो इंशाल्लाह अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। अजमल भाई, जमशेद भाई क्या आप देखते हैं अमेरिका वर्सेस बोस्निया 2-0 से शिकस्त, और अमेरिका ने अपने होम ग्राउंड का बड़ा एडवांटेज लिया, होम क्राउड था उनका। बट क्या अमेरिकन गेम से भी उस जैसे बोस्निया वर्सेस अमेरिका, ये किस तरह का मुकाबला था? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि होम ग्राउंड एंड होम क्राउड का एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है, और उसको पूरी तरह यूएसए की टीम ने अवेल किया। मैच नो डाउट अच्छा हुआ। थ्रू आउट देख रहा हूँ कि यूएसए की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और ये पिछले कई वर्ल्ड कप को हमने देखा यूएसए को खेलते हुए, लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने अपनी टीम की जो परफॉर्मेंस है, या टीम के जो कोच है, या जिस तरह टीम को वो खिला रहा है, तो अभी तक तो 2-0 से जीतना ये साबित करता है, और आगे भी जाके ये टफ टाइम देगा दूसरी टीम। अमेरिका वर्सेस बोस्निया, देखिए फ्रांसिस्को पैक्ड स्टेडियम, जैम पैक, होम ग्राउंड, होम क्राउड, कंप्लीटली एडवांटेज टू द अमेरिका। अब बोस्नियंस प्लेयर्स जो हैं वो भी अपनी तैयारी में थे। बारबारीज जो उनके हेड कोच है बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत एग्रेशन रखते हैं, येलो कार्ड भी हो गया उनको। और बारबारीज के साथ जो उनके ब्लेजोविच थे, मेमिच थे, और साथ उनके एक और आगे खिलाड़ी खेल रहे थे ब्रोजोविच। आप उनकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी थी, स्टार्ट के अंदर ही 2 से 3 अच्छे मौके मिले, लेकिन आउटस्टैंडिंग सेव फ्रीज का, जो फ्रीज गोलकीपर यूएसए का क्लास सेव किए उसने, और आउटस्टैंडिंग कॉर्नर लगा था, स्विंग कॉर्नर था, तो वो अच्छा सेव कर गया। उसके मैं दाद दूंगा फ्रीज को कि उन्होंने यूएसए की टीम को जिताने में भी अपना किरदार अदा किया। आपके स्कोरर बेलागोन्स गोल स्कोर कर गए, वीएआर ऑफसाइड, फिर वीएआर ऑफसाइड। आप प्लेयर इतने शिकंजे में आ चुके हैं, इतने ग्रिप हो चुके हैं कि वो क्या करें, गोल नहीं हो पा रहे ना। अब जो ग्रुप स्टेज के मैचेस के अंदर 7-1 और 6-0 के अलावा आप अगले 5-0 4-0 उसके अलावा अब राउंड 32 के अंदर मैच देखेंगे। सनसनी भी बड़ी है, सनसनी 32 के अंदर। जमशेद भाई ने भी बात की थी गोलकीपर, मैंने फ्रीज को देख लिया। 2 चीजें मैं आपको बताऊं, इस वर्ल्ड कप में गोलकीपर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। आप रात को सेनेगल के गोलकीपर को देख रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और दूसरा साथ बेल्जियम का गोलकीपर, उसको आप देख रहे हैं। जमशेद भाई, आप फुटबॉल आप कौन से साल में फुटबॉल? मेरा जो इंटरनेशनल कैरियर था वो 1983 से लेकर 93 तक था। 83 से लेके उस टाइम के फुटबॉल में, इंटरनेशनल फुटबॉल में, आप क्योंकि गोलकीपर और आज के गोलकीपर में कितना फर्क आया है? गोलकीपर तो खैर वो तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, उस जमाने में भी गोलकीपर से बड़े टॉप क्लास के वर्ल्ड के गोलकीपर गुजरे हैं। मेन फर्क होता है आगे खेलने वाली टीम पे, वो फुटबॉल इतना फास्ट हो चुका है जो हमारे जमाने में था, अब उससे बहुत जितना ज्यादा अपने प्लेयर्स के रूल्स में जकड़ दिया है। इस बार भी वीआर का जिक्र स्पेशली जी वीआर का जिक्र किया। देखिए, जहां आप ये कहते हैं कि उन्होंने गोल किया और वो ऑफसाइड हो गया, लेकिन आप ये देख लें कि दूसरी टीम के साथ ज्यादती भी तो नहीं हो रही ना। अगर वो ऑफसाइड है, चाहे आपका एक सेंटीमीटर से भी है, लेकिन वीआर उसको क्लियर कर रहा है, तो आप ये देखें जहाँ पे उस टीम को डिसएडवांटेज मिल रहा है तो दूसरी टीम को एडवांटेज भी मिल रहा है। तो एडवांटेज तो लेकिन ये दो तरफा आई थिंक ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं दोनों टीमों के लिए। बने फीफा के, मैंने ओवरऑल बात की कि ये स्ट्राइकर्स के लिए गोल करने की अपॉर्चुनिटी जो है ना कम से कम अवेल हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ जकड़े गए हैं, दोनों तरफ टीम्स के प्लेयर्स जो है ना, बट इससे सनसनी बढ़ती है। सनसनी बढ़ती है, इसमें इन तरह की चीजों से लोग दिक्कत आई है, तेजी आई है। आप जापान और ब्राजील के मैच में देख लें कि एक गोल की बढ़तरी लेने के बाद जापान की थोड़ी सी पोजीशन डिफेंसिव हुई है। उस मैच के अंदर ब्राजीलियन ने जो अपनी फिजिकल फिटनेस एनर्जी लेवल शो किया, 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। आपकी एरिया देखें, उनकी रिकवरी 18 से 20 सेकंड के अंदर नहीं थी, 10 से 12 सेकंड के अंदर थी। ठीक है, वो इतने फुटबॉल के ऊपर उनकी ग्रिप, उन्होंने जो थोड़े से गोल करने के बाद जापानीज नीचे आए थे। इसी तरह अब आज अमेरिका और बोस्निया के मैच के अंदर मैं बता रहा हूँ, उनके फ्रीज ने आउटस्टैंडिंग, बेलागोन को बिल आखिर मिला, उसने गोल स्कोर कर दिया। बेलागोन वन ऑफ द की प्लेयर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टीम। उसके बाद आपके पास पोलिसिच हैं, उनके अमेरिका के प्लेयर्स हैं। उसके बाद उनके जो और भी थे, एक दो एंथोनियो थे,
तो इसके अंदर जो बोस्नियन से इन्होंने भी ओपन एंड में 3 से 4 अच्छे अटैक बिल्डअप किए, लेकिन फिनिशिंग नहीं हुई। गोल होगा तो आप मैच जीतेंगे। क्रॉस बार लगा, साइड बार लगा, अपर बार लगा, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं फिनिशिंग कर पाए। आपका सबसे बड़ा नुकसान, बेलागोन को रेड कार्ड हो गया। ठीक है, आप अगले मैच में इसको प्री क्वार्टर फाइनल में वो बाहर हो गए। आपका बारबरीज तो बोस्निया तो हो गया। अब इसके अंदर जो सिचुएशन मैंने देखी है कि आपका मेंटल टफनेस, स्ट्रेंथ एंड कंडीशन के ऊपर जो काम हुआ प्लेयर का, आप प्लेयर को जितना कंट्रोल करेंगे। इन्होंने ऐसी पोजीशंस के अंदर जाके रेफरी से डिबेट किया, असिस्टेंट रेफरी से डिबेट किया, अमेरिकन प्लेयर में बिल आखिर उनके कोच ने बाहर से कुछ कहा कि नुकसान हो रहा था, बेलागोन को रेड कार्ड हुआ, उसके बाद टीम बिल्कुल शफल हो गई थी बोस्निया की। तो ये मैच सैन फ्रांसिस्को होम क्राउड का भरपूर फायदा उठाया। अच्छा, एक और चीज मैं अजमल आपसे के मैच एक खास बताऊं, बेलागोन को रेड कार्ड होने के बाद 10 प्लेयर्स के साथ दूसरा गोल किया। अच्छा, मुझे मैं ये जानना चाहूँगा, ये कॉन्फिडेंस ये जब जैसे फ्रांसिस्को के उस ग्राउंड के अंदर जहाँ पे जम पैक था, जो हाउसफुल था वो स्टेडियम, बट एक तरफ जब अमेरिकन को इसका फ़ायदा मिल रहा था, दूसरी तरफ अमेरिकन प्लेयर्स के ऊपर, टीम के ऊपर ये प्रेशर भी तो था कि अगर आप इतने बड़े क्राउड के सामने अपने होम ग्राउंड के अंदर आके हारते हैं, आप समझते हैं कि इंटरनेशनल टीम्स के ऊपर इन चीज़ों का अपने होम ग्राउंड पे खेलने का एडवांटेज होता है, बट प्रेशर भी ठीक ठाक होता है। जी बिल्कुल। जब आप बेलागोन ने गोल स्कोर कर दिया, आपको साइकोलॉजिकली रिकवरी हासिल हो गई। आपकी टीम के अंदर काफ़ी हद तक प्लेयर्स जो है ना रिलैक्स, सेटिस्फाइड हो गए। आप बोस्नियंस के ऊपर प्रेशर चला गया। आपका जितना क्राउड आपको चीयरअप कर रहा है, आपको क्लैपिंग कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, क्लैपिंग और चीयरअप जो है प्लेयर की ऑक्सीजन होती है। आपको जब सपोर्ट मिल रही होती है, फिर वो आपने बेलागोन को 10 रेड कार्ड होने के बाद आप 10 प्लेयर पे चले गए। 62 या 65 मिनट्स में उसको रेड कार्ड हुआ। उसके बाद के आप मिनट्स देख लें, दूसरा गोल भी किया और आउट क्लास टिलमैन ने जो फ्री किक लगाई है, क्लास। तो कहने का मकसद है कॉन्फिडेंस लेवल, उनका एनर्जी लेवल, उनका फुटबॉल पैक डिफेंस, 6-7 डिफेंडर्स के साथ, वही स्ट्राइकर्स, वही मिडफील्ड। तो फिटनेस और ट्रेनिंग और एनर्जी लेवल आउट क्लास था यूएसए। सर, अगला मैच अमेरिकन खेल रहे हैं प्री क्वार्टर फाइनल राउंड ऑफ 16 के अंदर अगेंस्ट बेल्जियम। तो व्हाट योर ओपिनियन अबाउट दिस मैच? मैं अगर पिछली परफॉर्मेंस देखूं बेल्जियम की, तो मैं यूएसए को जो है वो ज़्यादा देखूंगा कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूएसए की परफॉर्मेंस कंपैरिजन टू द बेल्जियम रैंकिंग में बेल्जियम बेहतर नहीं, अमेरिका से हाँ बेहतर है। लेकिन फुटबॉल जो होम क्राउड का एडवांटेज और फुटबॉल जो खेली है, एक नुकसान बेलागोन का है, जो मेन प्लेयर उनका जो स्ट्राइकर जो स्कोरर है, लेकिन उनके पास 2 से 3 और बेलागोन्स पड़े हुए हैं। हाँ यस, उनके बेंच के ऊपर उनके जो कोचेज, उनके जो मैनेजर, उन्होंने स्ट्रेटेजी बना ली है। फुटबॉल एक कंप्लीट सब्जेक्ट है नवीद भाई, 24/7 का वर्क है ये। आप इसके ऊपर उन्होंने वर्क किया हुआ है। जमशेद भाई भी देखेंगे, जमशेद भाई जिस तरह गोलकीपर्स की तारीफ कर रहे थे, गोलकीपर्स ने वाकई आउटस्टैंडिंग का मुजाहरा किया इस वर्ल्ड कप के। गोलकीपिंग देखो को मिली और 100% गोल जो है वो गोलकीपर ने सेव किए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो एक था कि एक ख़ास तौर पे हमारे भी था, वो भी इम्प्रूव हो रहा है पाकिस्तान के गोलकीपर्स का लेवल। लेकिन जो वर्ल्ड कप में देखा है, ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ गोलकीपर्स पिछले किसी वर्ल्ड कप में मैंने नहीं देखा। इस मीन के गोलकीपर्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए कितनी मेहनत उन पे हुई है और कितना काम हुआ है और किस तरह गोलकीपर परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अगले मैच पे भी जरा बात करते हैं। और इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से शिकस्त देखी, प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। कांगो वर्सेस इंग्लैंड, और उसको पहले हाफ में बरकरार रखा, लेकिन फिर इंग्लैंड का जो फुटबॉल देखने को मिला है, उन्होंने अपना जो रवायती फुटबॉल है जो हमें उनकी लीग्स में देखने में मिलता है, और ख़ास तौर पर जो कैप्टन था उनका, उसने जो 2 गोल स्कोर किए, बहुत क्लास। नवीद भाई, जमशेद भाई ने जो बात की, 100% जो क्लास फुटबॉल जो नज़र आई है इंग्लैंड की, वो गोल लगने के बाद, गोल लगने से पहले वो 7वें मिनट में सिपंगा ने गोल कर दिया। अब वो कांगो दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप में अपीयर हुई है। आप इससे पहले कांगो जो है वो जायर के नाम से खेलती थी, वर्ल्ड कप खेली है। अब अफ्रीकन नेशन कप चैंपियन भी रही है, अफ्रीकन नेशंस चैंपियन भी रही है। कांगो का फुटबॉल इतना भी वो नहीं है, लेकिन उनकी अपनी क्वालिटी प्लेयर्स हैं। लेकिन जो बार्कलेस प्रीमियर लीग है, जो फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आप बाकी चीज़ें देख रहे हो, तो इंग्लैंड बहुत आगे है।
फुटबॉल स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड ये बहुत आगे है, लेकिन कॉन्गो को दाद देनी पड़ेगी कि वो एक अपने मध्य मुकाबले की स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर वाली और स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट इतना क्लास फुटबॉल के लिए। इसी तरह आइवरी कोस्ट को देख लिया, अफ्रीकन टीम्स, आइवरी कोस्ट भी बाहर हो गई, आपकी कॉन्गो भी बाहर हो गई, आपकी सेनेगल भी बाहर हो गई। आप फुटबॉल देख लें, आप पूरी दुनिया की फुटबॉल की मंडी, फुटबॉल के मार्केट के लोग इन कंट्रीज में जाते हैं। आप अपने 10 साल, 11 साल, 12 साल के प्लेयर्स को चूज़ करने के लिए वहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र मीटिंग में जाते हैं, फिर वहाँ के उनकी बोलियाँ लगवाते हैं, फिर उनकी ट्रांसफ़र पे पैसे जमा करवाते हैं। तो ये एक कंप्लीट बिजनेस हो गया है। लेकिन प्लेयर्स को उठाने के लिए फुटबॉल को आप कंप्लीटली आप दे सकते हैं कि आप अफ्रीकन्स के सारे प्लेयर आप फ्रांस में हैं, आपके सामने ही है। अब हॉलैंड भी खिला रहा है, बेल्जियम भी खिला रहा है, किस मुल्क में नहीं। तो कॉन्गो को मैं बता दूंगा, सेनेगल को दूंगा, आइवरी कोस्ट को दूंगा, अब रहेगी मोरक्को और इजिप्ट। ठीक है, मोरक्कन्स जो हैं वो उनके इरादे बड़े ख़तरनाक हैं। अच्छा, और स्पेशली एक मैच जीतने के बाद जब आप आते हैं तो फिर मेरे ख्याल है आपका वैसे भी आयरलैंड को मैच हराने के बाद आपका मोमेंटम बहुत हाई है। मेरी जमशेद भाई से बात हो रही थी जब हमने लास्ट आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया था, तो हॉलैंड नो डाउट मेरी भी फेवरेट, हॉलैंड जमशेद भाई की भी फेवरेट, लेकिन ऐसा अपसेट, मैं इसको अपसेट कहूँगा अब उस जरिए से कि प्रीवियस रिकॉर्ड वर्ल्ड कप डच का बहुत बेहतर है मोरक्को से। मोरक्को ने सिर्फ लास्ट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल खेला है, उससे पिछले वर्ल्ड कप में देख लो मैं कहीं पे भी नहीं था। इसी तरह हॉलैंड के प्रीवियस जितने भी वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड है, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, राउंड ऑफ 16, ये था क्लास फुटबॉल है। ठीक है, लेकिन अब सैबरी, अशरफ हकीमी, दियाज, ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं, मोरक्को का फुटबॉल की स्पीड विद बॉल ड्रिबल, विद बॉल स्पीड चेंज आई है फुटबॉल में। देखिए इस वर्ल्ड कप के दो जो अभी 32 का राउंड चल रहा है, सबसे बड़े दो अपसेट, उसमें एक नीदरलैंड एंड जर्मनी, उनका आउट होना। दोनों टीमें नो डाउट आउट क्लास आगे जाने वाली टीमें थी, सेमीफाइनल्स टीमें थी। लेकिन आपको याद होगा कि लास्ट मैच में मैंने ये कहा था, ये जो राउंड 32 है ये नॉकआउट बेस है। ये डिपेंड करता है उस दिन कौन सी टीम परफॉर्म कर रही है, जिससे बेहतर परफॉर्म किया वो आगे चला गया। आप ये देखें जर्मनी, वो मैच उसे बराबर किया, उसके बाद पेनल्टीज पे गए, पेनल्टीज पे 2 डाउन होने के बाद भी वो 5-5 पे जाके बराबर हुआ और छठी पेनल्टी लगी वो भी मार। तो आपने किया क्या? वर्ल्ड क्लास टीम तो परफॉर्म किया जिसने, वो आगे चली गई। और दूसरा मैं ये बता रहा था कि जब पहले हमारा दौर था तो उसमें 24 टीमें थी, ठीक है, उसके बाद लास्ट वर्ल्ड कप में 32 हुई, इसमें 42 हुई। इसका मतलब है कि दुनिया में फीफा फुटबॉल को फरोग देने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को दुनिया को फुटबॉल दिखा रहा है। इसी तरह जो चेंजिंग की बात की, तो हमारे ज़माने में जब आप लास्ट में बात कर रहे थे तो 90 मिनट में 2 चेंजिंग होती थी। अब आपने क्या किया कि उन्होंने 3 हाफ कर दिए और 5 चेंजिंग कर दिए। इससे बड़ा ज़्यादा फर्क पड़ा कि आप बेंच पे बैठे हुए प्लेयरों की इंपॉर्टेंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो जो खेल रहे हैं प्लेयर, उसी के साथ के प्लेयर आपके पास बेंच पे भी होने चाहिए कि आपको चेंज करने पड़े तो 5 प्लेयर आप, और फिर अगर आपका मैच 90 से 120 की तरफ जाता है तो फीफा का रूल आपको अलाउ करता है कि आप छठा चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी जर्मनी और पैराग्वे की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हम आगे आएंगे। आप गिल ने जो आउटस्टैंडिंग सेव की है ना, उनके गोलकीपर ने आउटस्टैंडिंग सेव थी उसकी, गोल फिर पेनल्टी किक्स भी रोकी उसने, प्लस वो उसकी जो बेस्ट गोलकीपर वो आप देखें, उस गोलकीपर ने कहा कि मैं बड़ी कसम पुर्सी की जिंदगी गुजार रहा था और बड़े बड़े मामलात से गुजर के आया हूँ, तो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट इस क्लब के साथ हुआ है, एक के साथ, तो पैराग्वे की टीम में मेरी जगह बनी है, तो ये 2 वक्त की रोटी मेज़ पे मैसर नहीं थी मेरी। तो फुटबॉल स्ट्रगल मांगी है। विजिनो आपके वर्ल्ड का गोलकीपर, आपकी और भी बड़ी कहानियाँ मिलेंगी इस वर्ल्ड के सबसे जुड़ी हुई। तो आपकी जो स्ट्रगल है ना, और फुटबॉल मांगता स्ट्रगल है, फुटबॉल मांगता मुशक्कत मेहनत है। जमशेद भाई ने भी तपती दोपहरों में फुटबॉल की गोलकीपिंग करते रहे, ट्रेनिंग करते रहे, अकेले ट्रेनिंग करते रहे। तो फुटबॉल इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे और आप मेहनत नहीं करेंगे। शॉर्टकट तो फुटबॉल में है ही नहीं, शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिको वर्सेस आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो आपकी ट्रेनिंग, आपकी मेहनत पे। मैक्सिको वर्सेस इक्वाडोर सर, और मैक्सिकन्स ने 40 साल के बाद शिरकत की है जी प्री क्वार्टर फाइनल में। अच्छा, इस पे बात करेंगे, मेरे ख्याल में ब्रेक पे जाना होगा मुझे। नाज़रीन, बात करें आज फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से,
और तीनों होस्ट कंट्रीज़ ने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि वहाँ का जो होम क्राउड है वो एक्साइटेड है अभी भी, और वो ग्राउंड को भरेगा, इस वक्त भी भरेगा, क्योंकि राउंड ऑफ 16 के अंदर वो मौजूद हैं। और वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे मैक्सिको वर्सेस एक्वाडोर मैच पे बात करेंगे राउंड ऑफ, और 40 साल के बाद ये प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, और क्या इम्पैक्ट होगा आगे, मैक्सिकन्स आगे जाके क्या करेंगे, इससे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। की बात करें आज फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, राउंड ऑफ 16 के हवाले से, राउंड ऑफ 32 के अंदर इस वक्त गेम्स जारी हैं, और प्री क्वार्टर फाइनल के लिए कौन कौन सी टीम्स पहुंची हैं से बात करेंगे। मैक्सिको वर्सेस एक्वाडोर, और मैक्सिको ने क्वालिफाई किया है 40 साल के बाद, और मैक्सिको के अंदर भी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि गुलगोपाड़ा हुआ, शोर शराबा हुआ, लोग एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा उनमें, रोड्स के ऊपर निकले, उन्होंने आतिशबाजी का मुजाहरा किया और जश्न मनाया। होम ग्राउंड भी हैं उनके, यकीनी तौर पर वो फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट भी कर रहे हैं, तो उनकी एक्साइटमेंट डबल होगी। इस पर हम बात करेंगे। जमशेद हमारे साथ मौजूद है। जमशेद भाई, मैक्सिको वर्सेस एक्वाडोर, और मैक्सिको जीत गया। यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि मैक्सिको एक तो परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रही है, होम क्राउड का एडवांटेज भी अवेल कर रही है, और ये टीम आगे जाने वाली है। अब नेक्स्ट जो देखा जाएगा, इस मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 2 गोल किए, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बॉल कंट्रोल अच्छा था, और काफ़ी अच्छी सेटिस्फाइड उनकी जो है परफॉर्मेंस रही है इस मैच में। बिल्कुल ठीक हो गया जी। देखिए मैक्सिको एक तो होम क्राउड को वो तो 100%। इक्वाडोर से मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इक्वाडोर अपने राउंड मैच में जर्मनी को 2-1 से हरा के आया। इक्वाडोर की फुटबॉल जो है वो बहुत एग्रेशन है उसके अंदर। इक्वाडोर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बड़ा नेल बाइटिंग मैच, या इसके अंदर 90+ फिर एक्स्ट्रा टाइम होता था, प्लेंटी शूटर पे चला जाए, लेकिन क्विनोस और गोंजालेस ने आउटस्टैंडिंग, फिर उसके बाद वेलेंसिया नहीं चले इक्वाडोर के, फिर कैसाइडो नहीं चले, फिर उनके 2 प्लेयर सब्स्टिट्यूट हुए, सब्स्टिट्यूशन पे जो आए उनमें भी कोई इतना ज़्यादा करंट नहीं था, लेकिन मैक्सिकन्स ने प्रूव किया है कि एनर्जी क्या चीज़ होती है, आपकी फुटबॉल के साथ कमिटमेंट क्या चीज़ होती है, आपकी फुटबॉल के साथ जो आपने ट्रेनिंग ली हुई है, जो आपका एनर्जी लेवल है वो कितना हाई होना चाहिए। और जिस तरीके से वो रिकवरी करते थे, जिस तरीके से उन्होंने अपनी डिफेंस लाइन को, मिडफील्ड को, अटैकिंग मिडफील्ड को, स्ट्राइकर्स को जो चेक किया, उन्होंने आपस में इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन की, इक्वाडोर को स्पेस नहीं दी। और उसके बाद कुछ उनके आउटस्टैंडिंग सेव भी थे इक्वाडोर के गोलकीपर के भी, जिस वजह से कुछ ज़्यादा गोल मार्जिन हुआ। 2-0 स्कोर था, रिस्पेक्टेबल स्कोर था, और मैक्सिको ने इंप्रूव किया और बिलाकर वो जीते। और फिर उनके जो क्राउड है वो क्रेजी है। फुटबॉल के अंदर इटालियंस और ब्रिटिश और मैक्सिकन्स साथ में ये बहुत क्रेजी हैं। ये नहीं देख रहे हैं फुटबॉल के अलावा कोई नजर वहाँ पे जब ये मैच जीता, मैक्सिको जीता, तो वहाँ पे बहुत बड़ा आतिशबाजी की गई, जश्न मनाया गया। उसमें 3 लोग अपनी जान से गए, और 3 लोग वहाँ पे उनकी डेथ हुई है, और 10 लाख से ज़्यादा लोग ग्राउंड बाहर आगे हुए थे, और पूरे शहर के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। अच्छा, ये अजमल फुटबॉल है जो वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला, देखा जाने वाला इवेंट है, और ये गेम है जो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में खेली जाती है। इनकी जश्न का स्टैंडर्ड ही अलग है, इनका लेवल ही अलग है सारा। बिल्कुल आपने सही कहा। आप जब जीतते हैं ना, आप फीफा ने इतनी स्ट्रिक्टनेस रेफरीज के ऊपर भी लगा दी है कि फीफा के रेफरीज को भी ये लेसन दिया जाता है कि आपने जो ऑडियंस है ना, जो क्राउड है, उसकी फीलिंग्स को किल नहीं करना। ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन में फिसल ब्लो नहीं करनी। आप ये एक आपने इसके अंदर देखा जी, आप एडिट टाइम चल रहा है, एक अटैक बिल्डअप हो गया, आखिरी लम्हा, तो वो उसके सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं उसके अपनी, तो उसके अंदर वो जब तक वो मूवमेंट टूट नहीं जाती उस टाइम तक वो फिसल ब्लो। काफ़ी रेफरीज के साथ ऐसे मामला हुआ है कि वो इतने फ्रेंटिक हैं, दीवाने हैं, पागल हैं, कि वो उन्होंने फिर रेफरी को बताया कि भी हम कितना लव करते हैं फुटबॉल के साथ। तो वो ये मैक्सिकन्स और अमेरिकन्स भी, और सॉरी इटालियंस भी और ब्रिटिश भी, साउथ अमेरिकन्स की और भी टीमें हैं, जिसमें से वेनेजुएला है, बोलीविया है, चिली है, पेरू है, पैराग्वे है, यूरुग्वे है, ब्राज़ील है। ये टीमें जो हैं वो इनके जो क्राउड है, हमने देखा क्राउड बाद का बेहंगम वो आपका हो जाता है, और भगदड़ मच जाती है, ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं। आप जो डोमेस्टिक लीग से अर्जेंटीना की लीग आप देखें, बोका जूनियर्स का मैच हो, ब्यूनस आयर्स के होता, तो बस मैं कहता हूँ कि आप 1962 या 96, अगर मैं नहीं मिस कर रहा, संतियागो के अंदर मैच हो रहा था इटली का और चिली का,
अगर मैं गलत नहीं हूँ। इटली और चिली के मैच के अंदर ये उस वक्त 1970 की बात कर रहा हूँ मैं, कि उस वक्त ही येलो कार्ड और रेड कार्ड, रेफरी उस टाइम एक तो केन एस्टन थी कि कहा थे, वो मैच खिला रहे थे, जुबान से बताया जाता था कि आप बाहर चले जाएं, बताया जाता था। तो उस मैच में मुक्के, आपके फिजिकल कांटेक्ट, आप प्लेयर्स नीड हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ एक किस्म के कैसे एक रेसलिंग स्टाइल का फुटबॉल का होता था। लेकिन उसके अंदर जाते जाते जब उन्होंने एक रेफरी ने कहा कि ये क्या हो रहा है ना, फिर आखिर वो निकला, मैच से निकल आया। मैच से निकलने के बाद वो गाड़ी चला रहा था, एक सिग्नल पे चला गया, सिग्नल पे लाइट ब्लिंक हुई, रेड और येलो, रेड और येलो के ऊपर उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि इसके अंदर मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए कि ये येलो और रेड क्या चीज़ है। तो रेड और येलो और रेड लाइट के साथ सिग्नल पे खड़े हुए उस रेफरी ने उस वाले से संतियागो खूनी मैच था। उसके बाद चिली का मैच था और इटली थे सामने, इटालियंस भी क्रेजी और चिली भी, तो ये मैक्सिकन्स भी वही हैं। तो उनका जो क्राउड बाहर आया, फिर उन्होंने सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशंस के अंदर इतना क्राउड होता है कि आप धक्कम पेल के अंदर, लेकिन हमने देखा कि कैजुअलिटीज हुई हैं आपके सामने सुनने में आया आपको। फिर भी जो फीफा वर्ल्ड कप के जो मैचेस होते हैं वो फिर भी बहुत सारे विद इन रूल्स होते हैं, और वहाँ पे स्टेडियम विद इन स्टेडियम प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होते। जैसे आप दो ममालिक के नॉर्मल आप बायलैटरल सीरीज़ की बात कर लें, उसके मुकाबले में जैसे आप बात कर रहे थे सबका एक मैच की, तो फुटबॉल के मैचेस के अंदर होती हैं, हमने देखी भगदड़ हुई मचती है, पर फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस में आई थिंक ऐसा इवेंट नहीं होता है। लॉ ऑफ द गेम्स जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंस है। और 1 जुलाई जो डेट है हर साल, उस टाइम उनका इम्प्लीमेंट होता है, जो भी उनके लॉ में चेंजिंग आती है 1 जुलाई जो हर साल का। तो क्योंकि इस साल जून एंड जुलाई के बीच में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ये जो लॉ ऑफ द गेम में चेंजिंग आएगी या आ रही है, वो इस वर्ल्ड कप के बाद आएगी, 1-2 के अलावा। इन्हीं वर्ल्ड कप से फीफा ने अखज़ किया येलो कार्ड, रेड कार्ड। फीफा ना सिर्फ गेम में फेयर प्ले का कंसेप्ट रखता है, वो बाकी भी सारी चीज़ों में इस आपके उसके इवेंट्स में वो नज़र आएगा, चाहे वो आपके ऑडियंस है, चाहे आपके रेफरीज हैं, चाहे आपके बेंच पे बैठने वाले लोग मतलब बेंच तक को कंट्रोल कर रहे हैं। जी बिल्कुल देखें, अगर नहीं नजर आया ना तो ईरानी टीम के साथ उनका बिहेवियर, आप कहीं पे नजर नहीं आए। आप अमेरिकन को देख लें, आप अमेरिकन की एसओपीज और आपकी फीफा की अपनी एसओपीज, और फिर अब्दुर्रहमान अरतन सोमालियन रेफरी थे, उसके साथ भी नहीं हुआ, आपने उसको नहीं, आप फीफा के लॉ के मुताबिक, फीफा की जितनी भी क्राइटेरिया उसके मुताबिक वो पूरा उतर रहा है। अब्दुर्रहमान अरतन जो सोमालियन रेफरी था, जी, उसके मुकम्मल होने के बाद उसको नॉमिनेट कर दिएगा, यू आर द रेफरी ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026। आप फीफा ने उसकी लिस्ट में लेकर आया, फीफा ने हर चीज उसका सारा कंप्लीट किया, तो फीफा आगे बेबस नजर आया। तो कहीं ना कहीं मामला थे, कहीं ना कहीं मामला थे। नहीं, फीफा बेबस नहीं। देखिए, बात यह है कि फीफा के ये रूल और रेगुलेशन है, उस रूल और रेगुलेशन में ये लिखा हुआ है कि उस मुल्क के क्या रूल रेगुलेशन है, उसको तो बाईपास नहीं कर सकते। रेफरी की बात कर रहे हैं कि अगर उसे यूएसए ने वीजा नहीं दिया तो इसमें फीफा की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं। फीफा तो अपने लॉ और अपना जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए बिफोर 1 वीक, बिफोर 2 वीक, 1 मंथ पहले नोटिफिकेशन होती है। जब आप इस तरह का इवेंट किसी को होस्ट कर रहे होते हैं, आप जैसे आप बता रहे हैं कि 2034 का वर्ल्ड कप है जो वो होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया के साथ आपका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, साइन होता है, जिसके ऊपर आप ये तय कर रहे होते हैं कि आप इस वर्ल्ड कप से रेलेवेंट तमाम लोगों को वीजाज देने के पाबंद हैं। तो जब आपकी ये पाबंदी शामिल हो जाती है, तो फिर अगर होम कंट्री है, जो हम देखा क्रिकेट के अंदर ये इस तरह की सूरत इंडिया भी करता है, तो आप होस्ट कंट्री के साथ कुछ चीजें टर्म्स एंड कंडीशन साइन करते हैं। अब रिसेंटली हमने देखा कतर में आपको शराब अलाउ नहीं थी, आप वहाँ पे आप नहीं पी सकते थे जाके, बट वहाँ पे क्या हुआ कि वो रूल्स थे जो वो होम कंट्री के वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाए, पर उन्होंने वीजा सबको दिए, वीजा रिजेक्ट नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है यहाँ पे वीजा वाले मामले में जो बात कर रहे हैं, जो फीफा की जो अभी देखिए कहाँ पे फीफा, आप वॉर ड्यू टू द वॉर आप रशिया को बैन कर रहे हैं, एग्जैक्टली ड्यू टू द वॉर इसराइल को बैन नहीं कर रहे, एग्जैक्टली आप ड्यू टू द वॉर यूक्रेन को बैन नहीं कर रहे, यू आर राइट।
यू आर राइट। इज इट पॉसिबल? है सर, कुछ चीजें हैं, फीफा टिल डाउन हुआ है और स्पेशली इस वर्ल्ड कप में टिल होता हुआ बहुत नजर आ रहा है। नो बट नो डाउट कि वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फुटबॉल की अच्छी है, जबरदस्त काम कम से कम और गेम से बहुत अच्छी है, लेकिन हमें टिल इस बार टिल होता हुआ नजर आ रहा है। फीफा आई थिंक रूल्स में उन्होंने चीजें जो ईरान का जो था मामला था, इस पे तो आपको डेफिनेटली उस टीम को वहां पे उसका रेस्ट टाइम पीरियड वगैरह सारी चीजें, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप जब आपने तमाम टीम्स को एक जगह पे अपने सेटिंग दी है, वहां पे आपने उनको रिहाइश दी है, फिर उसमें एक मखसूस टाइम उनके पास होता है, व्हाई नॉट के ईरान के पास हो? देखिए ईरान के पास क्यों नहीं है? इसके बाद उन्होंने उनका वेन्यू भी चेंज नहीं किया। अगर आप ये समझते हैं कि आप उनको वीजा नहीं दे रहे तो उनको वेन्यू चेंज कर सकते हैं, आप उसको दे दें। वो भी नहीं कर रहे, वो फैसिलिटीज भी नहीं दे रहे। आखिर में मेरे लास्ट एपिसोड में जमशेद भाई से यही बात हुई थी कि जमशेद भाई ने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आपने इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए मैचेस खेले, जो इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए प्लेयर को प्रिपरेशंस किस की और अपनी टीम के ऑफिशियल्स के साथ क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके ऑफिशियल्स ही नहीं क्लियर हुए। आपके पास आपके साथ आपके फिजियोथेरापिस्ट, आपके किट मैन, बाकी और ऑफिशियल्स आपके ईरानी क्लियर ही नहीं हुए। आप यहाँ से ट्रैवल करके मेक्सिको जा रहे हैं, आप बाकी टीमों के प्लेयर्स की मेंटली स्ट्रेंथ एंड कंडीशंस को देख लें, मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे हर लिहाज से वो बड़े रिलैक्स होकर ग्राउंड में उतरते हैं। और आप फुटबॉल से फिर भी आपने 3 मैच के लिए 3 ड्रॉ किए, ईरान के प्लेयर्स को दाद देनी पड़ेगी। हम सैल्यूट पेश करते हैं ईरानियंस को। मतलब कि आप ये सोचें कि जिस टीम के साथ ऐसा और वो अपने सारे मैच ड्रॉ करके वर्ल्ड कप से वापस आ रही है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। एग्रीड। तो यही बात है कि भी आप इजिप्शियंस को देख लें, आप अल्जीरियंस को देख लें, आप सेनेगल से मुस्लिम कंट्रीज में से काफ़ी अच्छा मोरक्कोस को देख लें आप, लेकिन सारों को फैसिलिटीज डिफरेंशियल्स ऑफ द ईरान यस मुख्तलिफ था इनका। बिल्कुल ठीक है, आगे चलेंगे सर। जरा बात करेंगे फ्रांस वर्सेस स्वीडन, और फ्रांस ने स्वीडन को शिकस्त दे दी है, और फ्रेंच कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? फ्रेंच थ्रू आउट अपने ट्रैक पे है और वर्ल्ड कप के तरफ गामजन है। तो ये मैच भी वन साइडेड था, 3-0 स्कोर था। बाबे ने 2 गोल किए, बड़े अच्छा स्कोर किया और उसे प्रूव किया कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है कि ये जाएगा आगे, और क्योंकि हम ये देखते हैं कि मेसी का ये रिकॉर्ड है या बाकी, तो ये एक ऐसा प्लेयर मुझे नज़र आ रहा है कि जो इस रिकॉर्ड से भी आगे जाएगा और वो परफॉर्म कर रहा है। उसकी एज है, अभी उससे कई वर्ल्ड कप अगर उसकी फिटनेस रहती है तो उससे खेलने हैं। फ्रांस की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और अपने ट्रैक पे है वर्ल्ड कप के। आप देखिए फ्रांस में जमशेद भाई ने बिल्कुल ठीक है, एम्बापे का फर्क है। एम्बापे गोल करने की मशीन है ना, तो उसका इंजन ओलिजे है। आप जितने मैचेस में देख लें, ओलिजे उसको और डेम्बेले, उस्मान डेम्बेले जो है वो फीडिंग पे फीड कर। अब पहले लास्ट मैच के अंदर डेम्बेले ने हैट्रिक की है नॉर्वे के मैच में, ऑस्ट्रिया के मैच में आई थिंक, तो उसमें उसके अंदर डेम्बेले ने हैट्रिक की है और उसके अंदर एम्बापे ने कोई स्कोर नहीं किया। लास्ट आपके प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था, तो जमशेद भाई मैंने भी यही कहा था कि इसके अभी बड़े मैचेस खेलने हैं, ये 18, 19, 20 कोई इसके लिए टारगेट नहीं है। तो ये 1 गोल का फर्क क्यों रह गया अब तो मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है बहुत है, तो इसने अभी अगर और फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने हैं, इसके रिकॉर्ड अभी और देर पा जाने हैं। और इनके रिकॉर्ड मेरे ख्याल है काफी टाइम तक अनबीटन रहेगी ये। जी बिल्कुल। अभी तो जो दौड़ चल रही है वो गोल्डन बूट की चल रही है, गोल्डन बूट की चल रही है, मेसी और एम्बापे है। अब एरन हॉलैंड क्या करते हैं अगले मैच के अंदर, वो भी साथ इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं, तो अच्छा स्कोरर है। लेकिन मैं जो नॉर्वे का मैच था वो मैं देख रहा था कि आइवरी कोस्ट के अगेंस्ट वो जो गोल गिफ्ट गोल उसको एरन हॉलैंड को मिला है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने बॉल को रोका, ये क्या किया, उसके लग के निकल गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख वो शुक्र अदा कर रहा था कि मुझे गोल स्कोर मिल गया। नॉर्वे वर्सेस आइवरी कोस्ट 2-1 से नॉर्वे ने शिकस्त दी। वही हॉलैंड का जिक्र किया, लकी स्कोरर है, 2 चांस मिले, दोनों अवेल किए, पहले उन्होंने गोल किया, अच्छा मैच हुआ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अगले क्वार्टर फाइनल के लिए नॉर्वे को बड़ा टफ टाइम मिलेगा। ठीक है। एरन हॉलैंड मैनचेस्टर सिटी के लिए अपना सीजन खेल रहे थे, तो इंग्लैंड ने कम्प्लीटली उसको ऑफर की कि आप इंग्लैंड से खेलें। तो ये होती है पैट्रियोटिक सिस्टम, मुहब्बे वतनी। आपने फिर कहा कि मैं अपने मुल्क की तरफ से खेलूंगा। मैनचेस्टर सिटी और इंग्लैंड ने आप ना तो आज रशफोर्ड उसके साथ के हैरी केन के साथ ये स्ट्राइकर्स होते, तो लेकिन उन्होंने नॉर्वे को तरजीह दी और अपने मुल्क के लिए वो गए। और इनका एक मुनफरद अंदाज में सेलिब्रेशन करने का अंदाज आपने देख लिया होगा, एक अपने स्टाइल से अपना वो करते हैं कि
फुटबॉल के हवाले से एक बड़ा दिलकश उनका एक मंजर होता है देखने का, सेलिब्रेट जो करते हैं नॉर्वेजियंस प्लेयर्स ना, तो वो बड़ा मज़ा आता है देखने का उनका। तो अभी देखें तो आगे अभी तो इम्तिहान और भी हैं, आगे भी इंतहा और भी है बिल्कुल। मोरक्को वर्सेस नेदरलैंड, इंतहाई सनसनीखेज मैच और बड़ा मजे का मैच, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, और बहुत ज़बरदस्त। मोरक्को के मैच को मुस्लिम दुनिया भी बहुत सेलिब्रेट करी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी इजिप्ट और मोरक्को रह गए हैं, तो अफ्रीकन कंट्री भी हैं, और अमेरिकन्स जो अब फुटबॉल का जो उनका जो थीम है, जो उनका जो स्टाइल है, जो उनका एक चेंज तब्दीली नज़र आई है ना, वो मिक्सचर ऑफ यूरोप एंड साउथ अमेरिकन है। वो जिस तरीके से जो क्विकनेस है, जो स्पीड है उनकी फुटबॉल के साथ, माय गॉड, आप डच हॉलैंड की टीम इतनी मजबूत टीम, और एक कंप्लीट हिकमत अमली की टीम थी, वो स्ट्रेटजी वाली टीम थी हॉलैंड की। लेकिन मोरक्को के 16 से 17 प्लेयर यूरोप में खेलते हैं। अच्छा। और बड़ी अच्छी और हाई क्लब्स में खेलते हैं दुनिया की, और बड़े हाई पेड प्लेयर हैं उनके। नो डाउट उन्होंने जो परफॉर्म किया है वो तो एक किस्म की हिस्ट्री है कि हम ये आज तक चाह रहे थे कि नीदरलैंड की टीम जो है बहुत अच्छी है, और इस पर कोई शक नहीं कि अच्छी है। उस दिन उन्होंने उन्हें आउट क्लास कर दिया, और देखिए थ्रू आउट मैच ड्रॉ हुआ, ड्रॉ के बाद पेनल्टीज पे गया। इसका मतलब कि हर शोबे में उन्होंने अपना प्रूफ किया कि वो दुनिया को फुटबॉल में एक बड़ा ऊंचा नाम है। और ये सिर्फ नाम इस तरह नहीं, उन्होंने परफॉर्म किया, और परफॉर्म करके इसको प्रूफ किया, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक इस्लामी कंट्री है और इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इस वर्ल्ड कप में मैंने बड़ा एक चीज़ नोट किया कि जो खास तौर पे 2-3 ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। रात को सेनेगल को हमने देखा, आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खेला है, और उससे हैरान करके रख दिया है। मैं वही कह रहा हूं कि आप थ्रू आउट आ रहा है, ब्राजील को ड्रा किया। मोरक्को को आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? अपनी क्वार्टर फाइनल तक तो वो आए। अगला मैच आपका देख लें उनके साथ, बहुत टफ मैच है, अच्छी से अच्छी टीमें कट रही हैं। मोरक्को कनाडा में मेरा ख्याल है मोरक्को को इस मैच में कनाडा को टफ टाइम देगा। जी हाँ, मोरक्को ऊपर है। देखिए मोरक्को ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी कनाडा को भी हल्का नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखिए होम ग्राउंड और होम क्राउड का एडवांटेज जरूर है, लेकिन ये इतना नहीं है कि एक टॉप क्लास टीम है और एक और वो इतना। तो ये मैच जो अभी तक जो सूरत हाल थी ना हॉलैंड की और मोरक्को की, 75% हॉलैंड की तरफ जा रही थी। प्रेडिक्शंस फोरकास्ट हमारी की सारा का सारा 25% था। इसी तरह आपका 50-50 ब्राजील और जापान था, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह आपकी जो जर्मनी पैराग्वे था, तो पैराग्वे की टीम 4-1 से यूएसए से अपने होम राउंड मैच आ रही है। वो एक्सपेक्ट नहीं है। मैं वो कह रहा था कि जो रैंकिंग 3 की टीमें जो इनके कॉम्बिनेशंस बनाया था फीफा ने, ये वापस आई है नंबर 2 पे आके, फिर उसके बाद नंबर 3 पे ग्रुप के अंदर अपनी बोस्निया थी और ये नंबर 2 पे थी, फिर ऑस्ट्रेलिया आई है। तो ये वाकई जख्मी से शेर साबित हुई है, ये पड़ गई हैं, और फुटबॉल का कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन मैं फिर भी कनाडा वर्सेस मोरक्को वाले मैच में आपके टेक लेना चाहूँगा। वो देखें जो फुटबॉल है ना, जो टेक्निकली मोरक्को अपर हैंड है। ओके, अच्छा जर्मनी के साथ क्या इशू है सर? जर्मनी पिछला मैच भी दिन, अभी वाला मैच पैराग्वे से क्या है क्या जर्मनी का? मतलब आप इन्हें देख रहे थे, आप कम से कम टॉप 4 टॉप 8 के अंदर। डिफरेंस जो था सबसे बड़ा वो तो गोलकीपर का था। गोलकीपर ने कुछ ऐसे सेव किए कि मैं तो खुद हैरान था कि उससे आउटस्टैंडिंग सेव से कहते हैं। और उसके बाद फिनिशिंग जर्मनी से नहीं हो सकी, वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, मैच को ड्रॉ किया, एक्स्ट्रा टाइम पे गए। फिर आपको एक मौका पेनल्टीज पे जाके मिला कि जबकि आप 2 पेनल्टीज डाउन चले गए थे, 5-5, फिर वहाँ पे भी बराबर हुआ। फिर आपको एक चांस मिला छठी पेनल्टी पे, आपने वो भी बाहर कर दी। ठीक है, तो वो दिन जो है वो जर्मनी का नहीं था। ठीक हो गया, जर्मनी को लास्ट वो गोलकीपर का जिंदा गिल का, ठीक है, जो पैराग्वे के गोलकीपर थे ना, क्लास सेव किए उन्होंने, पेनल्टी किक्स रोकी। आप हार्वर्ड से उनका मेन प्लेयर है, वोल्टमेट का उनके मेन प्लेयर्स हैं, वो आपने जो पेनल्टी सेव की हैं देखिएगा, वो कंप्लीटली उन्होंने उसको रश किया। और जमशेद भाई गोलकीपर होने के नाते वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, उनके फ्लेक्स कितने अच्छे थे, उसने कितना राइट टाइम डाइव किया और अपनी टीम के लिए एक तारीख रकम की है उसने। गिल का दिन
थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। बात कर रहे थे जी आज फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से सनसनीखेज मैच राउंड ऑफ 32 के मैच जारी हैं और राउंड ऑफ 16 के लिए मल्टीपल टीम्स ने क्वालिफाई कर लिया है और आई थिंक ये 4 तारीख से राउंड ऑफ 16 है जो प्री क्वार्टर फाइनल का सिलसिला है वो शुरू होगा। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।